नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी ले आऊंगा। तो बस आप लोग के प्यार से, सपोर्ट से ये सब कुछ हो पाया है। ये सब कुछ आप लोगों का ही है। मैं बस इसको यूज करूंगा, है आपका ही। तो आप अपना ही समझ करके और इसको अच्छे से पढ़ें, सपोर्ट भी करिएगा। अब आपको समझने में भी आसानी होगी। जहां सभी लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे थे, आप कहते थे बार बार कि डिजिटल बोर्ड ले आइए, दिक्कत हो रही है ना। तो यहाँ सब कुछ आपको मिलेगी। आप समझेंगे भी आसानी से, बहुत आसानी से समझना इस पर आसान हो जाता है डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग साइंस के 30 प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपको मैं पहले भी कराया हूं, इसमें के बहुत सारे प्रश्न हम पहले किए होंगे अगर हमसे पढ़े हैं तब। इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और फिर पढ़ेंगे। बिहार दरोगा में ये प्रश्न संभावित है। क्यों संभावित है ये सब? क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना वो एनसीईआरटी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया था। पहला तो यहां ही बन गया प्रश्न कि भैया परमाणु के नाभिक की खोज किया किसने। तो यहां पर देख लीजिए रदरफोर्ड ने। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। पहला यही प्रश्न पूछ देता है कि किसने किया था। दूसरा जब यहां पर प्रश्न आता है कि किसकी पन्नी का प्रयोग किया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है दोस्तों। तो जान लीजिए वह जो पन्नी थी वह गोल्ड प्लेट थी, सोने की पन्नी थी। रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की एक पतली पन्नी लिया, मैं इधर आ जाता हूं, इस पर अल्फा कणों को वो टकराते हैं और टकराने के बाद वो देखते हैं कि क्या सारे कण वापस जा रहे हैं या कुछ पुनः लौट रहे हैं, है ना। तो ये देखते हैं कि बहुत कम मात्रा में एकाध कण जो है वो लौट रहे हैं। इसी से इन्होंने खोज किया था। तो यहां दो प्रश्न पूछता है कि किसने किया था भाई, तो रदरफोर्ड ने। और किसकी पन्नी का उपयोग किया था उन्होंने, तो वो बताएंगे कि भैया सोने की पन्नी थी। कोई दिक्कत? किसी प्रकार कोई दिक्कत है क्या? बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलिए हम आते हैं अब सवाल संख्या 2 के ऊपर। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल हम लोग आ जाते हैं। देखिए, हाँ, दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। दूसरा सवाल कह रहा है कि सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, जो सामान्य वायु है उसके घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से, अगर बहुत ही कम तापमान पर इसको ठंडा करेंगे, किसको? सामान्य वायु जो होता है उसके घनत्व से 1,00,000 कम घनत्व वाले अगर वायु को आप बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करते हैं तो क्या तैयार हो जाता है? तो देखिए, प्लाज्मा तो नहीं होगा तैयार, बीईसी तैयार होगा। बीईसी है क्या? जान लीजिए। पदार्थ के आपने 3 रूप पहले पढ़े थे, ठोस, द्रव और गैस। अब आप 5 रूप पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए 5 रूप अब आपको पढ़ना है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा एक आपको पढ़ना है बीईसी, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, बीईसी। और दूसरा जो, मतलब ये चौथा मान लीजिए इसको। और एक और पढ़ना है आपको प्लाज्मा, जो यहां पर आपको दिया हुआ है प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा कभी कभी पूछता है कि सूर्य तारों में क्या होता है, तो जान लीजिए कि प्लाज्मा ही होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो ठंडा मिलेगा आपको, और प्लाज्मा जो आपको वो गर्म में मिलेगा। तो दोनों ध्यान देना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 3 के ऊपर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है देखिए। हाँ, तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अगर आपके पास गैस है, आप उसको द्रव में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे कि प्रेशर को बढ़ाएंगे, उसको दबाएंगे। ठीक, प्रेशर को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ
टेम्परेचर को आपको घटाना है। देखिए, ठोस से अगर गैस बनाना है तो ठोस को पहले द्रव बनाएंगे, हीट देंगे, यहां पर तापमान बढ़ाएंगे। ठोस से अगर गैस में तो तापमान बढ़ाएंगे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। गैस को आप द्रव में बदल रहे हैं, मतलब कि तीसरे स्टेज से दूसरे स्टेज में आप आ रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? प्रेशर को आपको बढ़ाना होगा और तापमान को आपको घटाना होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम आते हैं सवाल संख्या 4 के ऊपर। 3 सवाल हम लोग कर लिए, चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है। चौथा सवाल आइए। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस जो है वो सीधे गैस में बदल जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई ठोस है, ठीक, सामान्यतः ठोस को आप अगर हीट देते हैं तो यह पहले बनता है किसमें? द्रव में। यह बनता है द्रव में, ठीक ना? ये बनेगा द्रव में। चलिए ठीक है, ये बनेगा द्रव में। अब क्या होगा? द्रव से ये फिर तीसरे स्टेज में गैस बनता है। लेकिन ये कह रहा है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब कि ठोस है और ये डायरेक्ट गैस बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिहार दरोगा में ये जो प्रश्न है ना, ये बिहार दरोगा में प्रश्न ये वाला पूछा जाता है कि कैसे बनेगा भैया। तो ये जान लीजिए कि ये बनेगा डायरेक्ट। अगर बनाना हो तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठोस सीधा गैस में बदल जाए उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। ठीक इसका अपोजिट एक प्रश्न पूछता है कि अगर गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए तो वो हो जाता है रिवर्स सब्लिमेशन। इसके उदाहरण आप याद रखिए। कपूर, सबके घर में कपूर होता है। अरे वो फिल्म वाला कपूर नहीं, कपूर जो पूजा वूजा के समय जलाते नहीं हैं। तो कपूर को अगर आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो डायरेक्ट, जैसे कपूर रख दीजिए किसी बर्तन पर, नीचे से उसके हीट दीजिए तो वो उड़ जाएगा, वो डायरेक्ट बिना द्रव बने गैस बन जाएगा। तो इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो कपूर हो जाता है। चलिए हम चलते हैं आगे। पांचवा सवाल भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। पांचवा कह रहा है तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? जाहिर सी बात है कि अगर कोई कण है, इसमें बहुत सारे कण है जानते ही हैं आप, अगर इसमें आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो ये बिखरना शुरू होगा, गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ेगी और ये भागना शुरू करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे। तो अगर तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी आपकी क्या है भैया? बढ़ जाएगी। समझिएगा, तापमान बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे तो वो इधर उधर भागना शुरू होगा, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। यही तो जानना था, और क्या जानना है। चलिए आइए आगे भैया, देखते हैं। सड़े हुए अंडे जैसे गंध आएगी। सड़ा हुआ अंडा जैसा बदबू करता है वैसी गंध आती है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। अच्छा ये बताइए, जब आप सांस लेते हैं तो क्या सड़े हुए अंडे जैसे गंध आ रही है? नहीं। अब यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छी संख्या में मौजूद है, तो इससे तो नहीं आती है, तो ए तो होगा नहीं। हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी नहीं आती है, बी भी नहीं होगा। ओजोन से भी नहीं आती है। आती है किससे? सड़े हुए अंडे जैसे। देखिए यहां पर समझिएगा, कुछ लोगों को लगा कि ओजोन, सड़े अंडे जैसे अगर पूछे तो बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक ना? सड़े हुए अंडे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। ओजोन से आता है सड़ी हुई मछली। ओजोन से सड़ी हुई मछली, आपको ये याद रखना है, ओजोन से सड़ी हुई मछली। एक और पूछता है शौचालय से। अगर आप सामुदायिक शौचालय जो होता है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास आप जाइए तो सामुदायिक शौचालय होता है, देखिए उसके बाहर बहुत गंदी बदबू आएगी, साफ सफाई का ध्यान नहीं उतना रखा जाता है।
तो कहता है कि शौचालय से किस गैस की बदबू आती है, तो शौचालय से बताएंगे मीथेन की आती है बदबू। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे इसको। चलिए आगे आगे आइए, देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन कमरे से कुछ अधिक तापमान पर, यानी कि केल्विन भी दिया है, 303 केल्विन पर द्रव अवस्था ले लेता है, वह तत्व है। देखिए सामान्यतः कमरे के तापमान पर तो आपने पढ़ा है कि पारा और ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि कमरे से कुछ अधिक टेम्परेचर, कमरे का तापमान है उससे थोड़ा सा और अगर तापमान बढ़ाएंगे तब द्रव बनेगा, यानी कि कमरे के तापमान पर नहीं बनेगा। तो देखिए गैलियम तो बदल जाता है और सीजियम भी लेकिन बदलता है, ये हथेली पर भी पिघल सकते हैं ये लोग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह गैलियम और सीजियम दोनों हो जाएगा। देखिएगा समझिएगा, सातवां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले हम लोग आगे, चलिए आगे भैया, आइए बढ़िया प्रश्न है ये भी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, यहां पर करना नहीं है, द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। किसके अनुसार यह कहा गया है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान का ना तो आप सृजन करेंगे ना ही आप उसका विनाश कर पाएंगे। तो यह जो होता है बी ऑप्शन होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका नियम भैया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि ना तो द्रव्यमान का आप सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए ये प्रश्न जब मैं कराया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये वाला, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 9वां प्रश्न। ये प्रश्न मैं बिहार पुलिस के लिए कराया था और ये समझ लीजिए कि इतना शानदार प्रश्न है ये कि हमने एनसीईआरटी से कराया इसको। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है और ये प्रश्न पूछ भी दिया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बच्चे अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। कह रहा है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है? दरअसल आईयूपीएसी जो है ना, वह तत्वों को क्या कराती है? मान्यता प्रदान कराती है। कोई तत्व मिला उसको वैलिड है, मतलब मान्यता प्राप्त करती है ये आईयूपीएसी। इसका पूर्ण रूप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भैया। मैं बार बार कहता हूं कि जो पढ़ाऊं उस पर भरोसा करके पढ़िए, नहीं दिक्कत होगी बाद में। तो चलिए, ये कहता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल क्योंकि ये पूरे विश्व स्तर पर है, इंडियन नहीं होगा, ठीक ना। अब आप कहेंगे कि इंटरनेशनल यूनिफाइड भी तो हो सकता है, तो यूनिफाइड नहीं है, यूनियन है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए हम चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? इनमें से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? देखिए यहां पर आपको अब दिखेगा। हाँ, इनमें से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो सबसे बड़ा संघ अगर कहे तो बताएंगे भैया आर्थ्रोपोडा, जो सबसे बड़ा संघ है। एक प्रश्न यहां और पूछता है भाई कि इनमें से कौन जंतु जगत का उभयचर कहलाता है? जंतु जगत का उभयचर कहलाता है, या इनमें से कौन उभयचर ऐसे देगा कि इनमें से कौन सा संघ उभयचर कहलाता है? तो आप याद रखेंगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा याद रखेंगे, ये उभयचर कहलाता है। तो यहां भी आपको ध्यान देना है। चलिए, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल किसके अंतर्गत आएंगे? तो नील हरित शैवाल जो है वह आ जाएंगे आपके मोनेरा के अंतर्गत। नील हरित शैवाल आएंगे आपके इसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत आएंगे नील हरित शैवाल। तो यहां भी आपको ध्यान देने हैं। चलिए चलें आगे, चलिए बिल्कुल, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। देखिए आज हमारा डिजिटल बोर्ड पर पहला दिन है और ये सब कुछ आप ही लोगों के प्रेम आशीर्वाद से हो रहा है ना। तो अगर कुछ गलतियां हो या कहीं कोई सेटिंग में कुछ आपको समस्या लग रहा हो, पिक्चर क्वालिटी को लेकर के या फिर साउंड को लेकर के,
तो प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूं, सीख ही रहा हूं। आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोगों से क्या छिपाना। शुरुआत ही मैंने आप लोगों के साथ किया है ना। तो अब तक व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाते थे, पीडीएफ पर पढ़ाते थे, लेकिन आप लोग का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो उसकी वजह से यह सब कुछ संभव हो पाया है। तो जो भी कमियां होंगी उसको बताइएगा, हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे और उसको दूर करेंगे। आप लोग के लिए सब कुछ किया जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना। कंगारू के अविकसित बच्चे जिस थैली में लटकते रहते हैं। अच्छा, आपने कंगारू देखा है तो उसका बच्चा रहेगा ना, उसके पेट में ऐसे लटकते रहेगा। उस थैली को क्या कहते हैं? तो उस थैली को मार्सुपियम कहा जाता है। और वो बच्चे अल्प विकसित होते हैं, विकसित नहीं पूरा होते हैं। जब विकसित हो जाएंगे तब फिर वो मार्सुपियम से बाहर निकल के और फिर अपना काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सरीसृपों में हृदय होता है। सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में जो हृदय होता है वो कितना होता है भैया? तो वह 3 कक्ष का होता है। 3 कक्ष का होता है। रेप्टाइल में हृदय जो होता है वो 3 कक्ष का होता है। मनुष्य में कितना होता है? तो मनुष्य में आपने देखा होगा, अगर आप सामान्यतः दिल बनाएंगे, इसी प्रकार से लोग दिल बनाते हैं। तो देखिए, ये हो जाता है निलय, इसको निलय बोलते हैं, इसको भी निलय बोलते हैं, और इसको अलिंद बोलते हैं, इसको भी अलिंद बोलते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, है ना। तो मनुष्य में 4 हो जाता है, सरीसृपों में 3 हो जाता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चैम्बर की बात कर रहा है। चलिए, कह रहा है कि विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। तो विस्थापन कैसे प्राप्त किया जा सकता है भैया? तो विस्थापन प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कि विस्थापन आप अगर वस्तु के वेग को समय के साथ गुणा करेंगे तो विस्थापन आपको प्राप्त हो जाएगा। वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्न था, याद कर लीजिएगा। चलिए, इसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। भाई तो जानते हैं ना कि न्यूटन के पहले गति नियम को ही तो जड़त्व का नियम कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूटन के पहले गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए हम चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए, कह रहा है कि भैया घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है? तो घर्षण विरोध ही करेगा। जैसे ये अगर हम हवा में फेंके इस पेन को, ठीक, और एक बार फेंके हम इस पर, तो कहां दूर जाएगा? ज्यादा दूर किससे जाएगा भाई? तो ज्यादा दूर जाएगा हवा में, क्योंकि यहां घर्षण कम है। हवा ही जो भी थोड़ा बहुत कम कर पाएगी, यहां ठोस का घर्षण मिलेगा। तो घर्षण जो है ना वो सदैव विरोध करेगी, सदैव, कभी कभी नहीं। देखिए, और इसका ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन अगर और देखेंगे तो इसका ऑप्शन मिलेगा सहायता करता है, कभी कभी विरोध तथा कभी सहायता, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए कि सदैव वो विरोध करेगा। कब भाई? सदैव विरोध करेगा, मतलब कि वो विरोध ही करेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि वो सहायता करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इनमें से कौन आयोडीन युक्त हार्मोन है? इनमें से कौन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, अंडरलाइन भी किया हुआ है, थायरॉक्सिन जो है वह आयोडीन युक्त हार्मोन है। आप जानते हैं कि अगर किसी को घेंघा रोग होता है तो डॉक्टर सलाह देता है कि या तो भाई आपने आयोडीन युक्त सेवन नहीं किया है, नमक, है ना, यानी कि थायराइड आपको हो गया है। तो थायराइड और थायरॉक्सिन आपको मिलता जुलता दिख रहा है, यानी कि आयोडीन से संपर्क जब आए तो बताएंगे थायराइड का। चलिए हम चलते हैं आगे। कह रहा है स्त्रियों में रज्जो निवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है? तो यहां भी देखिए आपको अंडरलाइन मिल जा रहा है, तो आप आसानी से चीजों को कर लेंगे आंसर। तो राइट आंसर होता है प्रोजेस्टेरॉन। जी हाँ, प्रोजेस्टेरॉन जो है वह रज्जो निवृत्ति के पश्चात, इसका जो है, 1 मिनट, ये ज्यादा लग रहा है कि बड़ा हो गया है, हाँ हाँ अब ठीक है, उत्पादन जो है वह नहीं होता है। रज्जो निवृत्ति होता क्या है जरा जान लीजिए। तो जो स्त्रियों में जो मासिक चक्र का आना या पीरियड आना कहते हैं, वो एक समय के बाद बंद हो जाता है, मोनोपॉज कहते हैं जिसको, है ना। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाता है।
ठीक ना। ये प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाता है, रजोनिवृत्ति के बाद ये प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद हो जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, आलू का अंगमारी रोग है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, दरअसल ये क्वेश्चन पहले से ही मैं उठाया हूं ना, ये पहले भी मैं कराया था, तो वहीं से उठाया हूं, जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन को ऐड किया हूं, क्योंकि अभी तो बस टेस्टिंग के तौर पर आज का मैं ये क्लास लाया हूं। तो आलू का अंगमारी रोग, आलू का अंगमारी रोग होने का कारण कौन सा कवक है? तो देखते हैं, हम लोग चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो जब आप आएंगे ऑप्शन तीसरे पर, देखिए यहां पर आपको तीसरा ऑप्शन दिख गया होगा और अंडरलाइन भी है, अल्टरनरिया सोलनाई। जी हाँ, अल्टरनरिया सोलनाई जो है यह आलू के अंगमारी रोग का कारण है। तो चलिए अब हम चलते हैं 20वां नंबर सवाल। 20वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ाता हूं दोस्तों क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं रक्त परिवहन की जो दर है, देखिए यहाँ पर रक्त में जो ऑक्सीजन ढोता है रक्त, उसकी क्षमता को ही कम कर देता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। रोड पर चलते हैं तो देखिएगा गाड़ियों से प्रदूषण जो हो रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल रहा है देखने को। अभी आपके रक्त में जो है उसको ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देगा। चलिए, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा बस है, ठीक, ये बस है, हाँ भाई ये बस है। बस में आगे जैसे चालक जैसे ही शुरू करता है, आप इधर बैठे रहते हैं, मोबाइल अपना चला रहे होते हैं, बस जैसे ही चालू करता है और बस को बढ़ाता है, आप तो मोबाइल में बिजी हैं, तो आप धक से ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, पीछे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आप स्थिर थे, बस बढ़ी है आगे। तो जो जड़त्व का नियम कहता है कि जो जहां रह रहा है वहीं रहना चाहेगा, वो हिलना नहीं चाहेगा। आप चाह रहे हैं वहीं रहना, लेकिन बस हिल गई तो आप पीछे चले जाएंगे। ये चीज समझिएगा, पीछे जाना और एक ब्रेक लगाने पर आगे झुकना, ये दोनों में अंतर है। वहां गति का जड़त्व होता है, यहां विराम का जड़त्व होता है। समझिएगा चीजों को, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिजल्ट भी क्लियर रहेगा आपका। चलिए आइए, गर्म करने पर विसरण, तो अभी हमने बताया था कि गर्म करने पर गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, तो विसरण भी बढ़ जाएगा, बहुत ही आसान है, विसरण भी तेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आइए 23वां सवाल, इनमें से किसकी संपीड्यता यानी कि कंप्रेशन सर्वाधिक होगी? आप जानते हैं संपीड्यता से आपको पता होगा कि सीएनजी गैस जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाता है, और ये बहुत ज्यादा गैस को एक छोटे से डब्बे में पैक कर दिया जाता है संपीड़ित करके। तो गैस को संपीड़ित करना बहुत ही आसान होता है। अच्छा, 14 लीटर पानी लीजिए, 14 लीटर पानी को आप संपीड़ित कर पाएंगे? या 14 लीटर लोहा को आप कितना संपीड़ित कर पाएंगे? बहुत ही कम, लेकिन गैस रहेगा उसको दबा के आप संपीड़ित कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, गैस जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, तापमान बढ़ने से, ये हम पहले करा चुके हैं प्रश्न, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गैस का द्रव में बदलना कहलाता है। गैस, वहां देखे थे आप, गैस ठोस में बदल रहा था डायरेक्ट, तो हम क्या कह रहे थे? रिवर्स सब्लिमेशन। ठोस अगर गैस में बदल रहा था तो हम कह रहे थे सब्लिमेशन। यहां क्या है? गैस द्रव में बदल रहा है, तो हम कह देंगे कि भैया गैस है ना, द्रव में बदल रहा है ना, तो संघनन हो जाएगा। अगर द्रव गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक, अगर गैस ठोस में बनेगा तो निक्षेपण हो जाएगा, अगर ठोस गैस में बनेगा तो उधर्वपातन हो जाएगा। तो चारों आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग आ गए हैं, हाँ नजदीक हम लोग आ गए हैं। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, तो वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? वायु की गति पर, आर्द्रता पर, तापमान पर, सभी पर निर्भर करती है। जरा सा मैं उदाहरण के स्वरूप बताना चाहूंगा। गर्मी का दिन आ गया, आप अपना टी शर्ट धुल दिए, ठीक, धुल के टी शर्ट एक टंगना पर ऐसे टांग दिए। गर्मी का दिन है, आप देखेंगे कि आधे घंटे में टी शर्ट सूख गया। क्यों सूख गया? कि भैया गर्मी में तापमान अधिक है तो सूख गया। यानी कि तापमान पर तो निर्भर करता है सर। लेकिन अब आते हैं आर्द्रता। गर्मी का दिन है और बारिश हो गई,
आर्द्र मौसम हो गया। तो जो आधा घंटा में सूखा था वह आर्द्रता की वजह से अब 2 घंटा में सूखेगा। ठीक, ये भी जान गए। तो आर्द्रता पर भी प्रभाव पड़ गया है सर, सही कहे, लेकिन वायु की गति पर सर। ठीक, गर्मी का मौसम कहिए, ठंडी का ही मौसम कहिए, ठंडी का ही मौसम है, तापमान भी कम है, आर्द्रता भी क्या है, मान के चलिए धूप उप निकले तो आर्द्रता थोड़ा कमेगा। आर्द्रता ज्यादा है या कम है, कुछ भी मान लीजिए, हवा अगर चल जाए या पंखे में आप सुखा लेते हैं कपड़ा, वही अगर छत पर उसको पसारिए सुखाने के लिए तो छत पर नहीं सूखेगा, लेकिन जिस रूम में आप सोए हैं वहां रात भर पंखा चला दीजिए, सूख जाएगा। यानी कि हवा की गति पर भी ये वाष्पीकरण जो है वो निर्भर किया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह सभी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से चीजों को आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करते हैं। जल में घुले हुए जो सोडियम क्लोराइड है उसको आप जल से पृथक कैसे करते हैं भैया? तो देखिए, वाष्पी नहीं है, वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, मैं चूंकि बता रहा हूं कि पहले के ही प्रश्न हैं ये सब, है ना, पहले जो आपको मैं कराया हूं, अगर पहले आप हमसे पढ़े होंगे तब। तो देखिए, वाष्पीकरण के भी माध्यम से कर सकते हैं, आसवन के भी माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि दोनों के माध्यम से इसको कर सकते हैं। हम लोग आ गए हैं प्रश्न आखिरी के थोड़ा सा पहले। देखिए, यहां थोड़ा सा कुछ लोगों को डाउट होगा, पीतल में जिंक और कॉपर। पीतल देखिए, आप जानते हैं ना, Cu+Zn से क्या बनता है भाई? कॉपर, और जस्ता से पीतल बनता है। इस 70% सामान्यतः होता है, ये 30%। हालांकि इस परसेंट को कम बेसी भी करके आप बना सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जो सामान्यतः है वो 70 और 30 है, इसमें आसानी से ये पीतल बन जाएगा। तो लेकिन कॉपर और जस्ता, लेकिन यहाँ जस्ता और कॉपर पूछ रहा है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जस्ता का 30 है, यानी कि 3 अनुपात होगा जस्ता का, और कॉपर का 7 है, यानी कि ये वाला होगा। और अगर कॉपर और जस्ता उलट दे तब ये आंसर होगा। ये चीज बहुत जरूरी है आप लोग को समझने के लिए, नहीं तो पढ़े रहेंगे और तब भी गलत कर देंगे। चलिए, टिंचर आयोडीन में विलायक के रूप में कार्य क्या करता है? तो विलायक के रूप में कार्य करने वाला जो है वह है आपका अल्कोहल। टिंचर आयोडीन में विलायक होता है अल्कोहल, तो बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलें। आइए, 30वां प्रश्न, इनमें से किसने निश्चित अनुपात का नियम दिया था? किसने दिया था भैया निश्चित अनुपात का? तो निश्चित अनुपात का स्थिर अनुपात का नियम जो था वह प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। अच्छा प्रश्न है, पूछता है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। यह किसने प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, जैसे कोई पदार्थ है उसको हम विभाजित करते जाएं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लूं, हाँ, पदार्थ को अगर हम विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो एक पुराने ही, मतलब नए तो नहीं कहेंगे, पुराने थे, उनका नाम था कणाद, है ना, ये देखिए कणाद। इन्होंने ही ऐसा बोला कि भाई अगर कम करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब वो समाप्त हो जाएगा और उसको फिर छोटा नहीं कर पाएंगे। ये है आज का आखिरी सवाल। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1, 2, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के आपने 3 समस्थानिक पढ़ा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? 3, जिसमें ड्यूटेरियम के बारे में आप जानते हैं, इसको भारी जल भी कहते हैं। आप D2O को नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम को भारी जल कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट अवश्य करिएगा। और हाँ, ये भी कमेंट करिएगा अगर वीडियो में कोई दिक्कत, पिक्चर क्वालिटी से लेकर के साउंड तक के किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है
तो उसको बताइएगा, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है डिजिटल बोर्ड के साथ एक्सपीरियंस। आप लोग जानते हैं, आप लोग हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं, आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं है। आप लोग समझ लीजिए तो मेरे एक तरह से परिवार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, है ना। मैं आप लोग के लिए जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूं सब आप लोग के लिए ही है। बस आप लोग इसका लाभ उठाइए। और 1-2 दिन के बाद, अभी तो शुरुआत है, अभी तो सेटअप ही कर रहा हूं। 1-2 दिन के बाद आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से एक मतलब सुनिश्चित कर दिया जाएगा, सब कुछ टाइम टेबल वगैरह, और आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो इजाजत चाहते हैं, एक दरख्वास्त है कि वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, है ना। फिर मिलेंगे, नमस्कार।